राष्ट्रीय देवी की हवेली में सुबह का समय था। रसोई में गीता अकेले पूरे परिवार का नाश्ता बना रही थी। उसके माथे पर पसीना था और हाथ लगातार चल रहे थे। दूसरी तरफ तान्या अपने शानदार कमरे में बेड पर लेटी बेड टेक का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, सुबह 6 बजे से रसोई में हूँ और अभी तक किसी ने मदद नहीं की। तभी राष्ट्रीय देवी हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है और फिर तेज आवाज में गीता को पुकारती है। अरे ओ गीता, ये क्या, अभी तक चाय भी नहीं आई। जी माँ जी, बस 2 मिनट। गीता जल्दी से चाय बनाने लगती है। उसी समय तान्या अपने कमरे से बाहर आती है, पूरी तरह से तैयार, मेकअप किया हुआ और डिजाइनर नाइट गाउन में। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, आज का दिन कैसा है? आओ बेटा आओ, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। गीता, जल्दी से तान्या बेटी की स्पेशल ग्रीन टी लेकर आओ। कुछ ही मिनटों में गीता दोनों को चाय लेकर आती है। मम्मी जी, आपकी चाय, और जेठानी जी आपकी ग्रीन टी। अरे यार गीता, इसमें हनी कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ऑर्गेनिक हनी के साथ चाहिए। गीता चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपनी भावनाएं छुपा लेती है। तभी राहुल और अर्जुन ऑफिस के लिए तैयार होकर आते हैं। गीता, तुम ठीक तो हो ना? मैं देख रहा हूँ सुबह से तुम रसोई में ही लगी हुई हो। हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। डार्लिंग, आज तुम्हारा क्या प्लान है? आज मेरा स्पा अपॉइंटमेंट है दोपहर में, फिर शॉपिंग और शाम को किटी पार्टी। वाह बेटा, यही तो शान है हमारे घर की। तान्या बेटी की सारी सहेलियां कितनी क्लासी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर करवा चौथ का दिन आता है। सुबह से ही घर में तैयारियां चल रही थी। गीता पारंपरिक तरीके से व्रत रखती है, जबकि तान्या अपनी तरीके से। दिन भर गीता बिना कुछ खाए पिए काम करती रहती है। शाम को पूजा की तैयारी हो रही थी। तभी राहुल ने देखा कि तान्या अपने कमरे में पिज्जा खा रही है। माँ, भाभी का डाइट व्रत तो देखो। पूरा परिवार हंसी से फट पड़ता है। तान्या शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन राष्ट्री उसे बचा लेती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, आजकल के जमाने में ऐसा ही होता है, चलो कोई नहीं। कुछ हफ्तों बाद परिवार में बिजनेस में भारी नुकसान हो जाता है। घर में तनाव का माहौल था। राष्ट्री देवी परेशान थी और अर्जुन भी चिंता में डूबा हुआ था। माँ, हमें किसी से मदद लेनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, मैं तान्या के पिताजी से बात करती हूँ, वो तो बड़े बिजनेसमैन है। अब तान्या की सास अगले दिन तान्या के पिता से मिलने जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सदमा लगता है। तान्या का घर बंद था। पड़ोसियों से पता चलता है कि वो दिवालिया हो गए हैं। राजेश्वरी जी, आपको नहीं पता क्या? तान्या के पिता तो पिछले 6 महीने से दिवालिया हैं। उन्होंने बेटी की शादी का दहेज भी तो कर्ज लेकर दिया था। अरे बाप रे बाप, ये क्या सुन रही हूं मैं, ये तो हद है। अब वो घर आ जाती है। उसके चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो सीधे तान्या के कमरे में जाती है, जहां तान्या मैगजीन पढ़ रही थी। तान्या, ये क्या सच है? तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हारे पिताजी दिवालिया हो गए। मम्मी जी, वो मैं क्या करूं? मैं तान्या, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया मुझे सच? क्योंकि मैंने सिर्फ अच्छी जिंदगी चाही थी, प्यार नहीं। मुझे ऐशो आराम चाहिए था। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है और तान्या की सास भी हैरान थी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। गीता, अब हम क्या करें? घर का खर्चा कैसे चलेगा? चिंता मत करो, मेरी नौकरी है, हम मिलकर संभाल लेंगे। अगले कुछ हफ्तों में गीता चुपचाप अपनी बचत से घर का किराया, बिजली का बिल और राशन का खर्च उठाती है और ट्यूशन भी देने जाती है। बेबी जी, छोटी बहू कितनी मेहनत कर रही है, रात रात भर जागकर ट्यूशन देती है। सच में गीता इतना कुछ कर रही है। एक रात अब तान्या की सास की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तेज बुखार और सांस लेने में उसे तकलीफ होती है। तान्या अपनी सहेली की पार्टी में गई हुई थी। गीता, माँ की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ जी, मैं देखती हूँ, आप चिंता मत करो। गीता पूरी रात जागकर अपनी सास की सेवा करती है। उसके माथे पर पट्टी रखती है, समय पर दवाई देती है
और उसके पास ही बैठी रहती है। गीता बेटा, तू यहाँ बैठी है, तान्या कहाँ है? माँ जी, आप चिंता मत करो, बस आराम करो, मैं यही हूँ। सुबह जब गीता की सास की आंख खुलती है तो गीता का थका हुआ चेहरा वो देखती है। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा प्यार और पछतावा झलकता है। गीता बेटी, मैं तो तुझे कभी बेटी समझती ही नहीं थी, हमेशा तुझे नीचा दिखाया, लेकिन तूने मुझे अपनी माँ मान लिया। मुझसे गलती हो गई बेटा। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो, आप मेरी माँ हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमें पता होगा। देखिए कैसे क्या करती है। और माँ की सेवा करना मेरा धर्म है। ये दृश्य देखकर अर्जुन और राहुल भी भावुक हो जाते हैं। तभी तान्या पार्टी से लौटती है, बिल्कुल बेपरवाह और बेमिसाल अंदाज में। अरे क्या हो गया, सब इतने सीरियस क्यों हो? तान्या, माँ पूरी रात बीमार थी, तुम्हें पता भी है। तो क्या करूं मैं? मेरी पार्टी थी, वैसे भी गीता तो है ही ना संभालने के लिए। बस भी करो तान्या, अब बहुत हो गया, तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं होगा इस घर में। कुछ समय बाद तान्या को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सिर्फ दिखावे को अहमियत दी, लेकिन अब मुझे पता है कि असली खुशी कहाँ है। हाँ माँ जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए, परिवार में सब बराबर होती है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक है। उस दिन के बाद से घर का नया माहौल बन जाता है। दोनों बहुएं मिलकर काम करती हैं। तान्या ने अपना अहंकार छोड़ दिया और गीता की सादगी को अपनाया। भाई सच कहूँ तो पहले मुझे लगता था कि अमीरी में ही खुशी है, लेकिन अब समझ आया कि रिश्तों की कीमत सबसे बड़ी होती है। भैया, भाभी ने मुझे यही सिखाया है। उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी, सब कुछ प्यार से संभाला। कुछ महीनों बाद घर में फिर से दिवाली आती है। इस बार दोनों बहुएं मिलकर पूरे घर को सजाती हैं। महंगी लाइटों की जगह दिए जलाई जाती हैं। गीता देखो, मैंने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, तुमने सिखाया था, याद है? वाह जेठानी जी, बहुत खूब बनाई है, अब तो तुम मुझसे भी अच्छी बना लेती हो। मेरी दोनों बहुएं कमाल की है, भगवान ने मुझ पर बहुत दया की है, शुक्र है ऊपर वाले का। रात को पूरा परिवार साथ बैठकर दिवाली मनाता है। तान्या का बेटा अब तान्या की सास की गोद में था। सब हंस रहे थे और खुश थे। राजेश्वरी जी, आपका परिवार देखकर दिल खुश हो जाता है। सच में परिवार हो तो ऐसा। शर्मा जी, मुझे समझ आ गया कि सोना चमकता जरूर है, लेकिन असली कीमत तो लोहे की होती है, जो मेहनत से काम आता है। सही कहा बीबी जी, छोटी बहू ने तो कमाल कर दिया, उसने बिना कुछ कहे सब बदल दिया। उस रात सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। तान्या और गीता दोनों ने मिलकर खाना बनाया। राजेश्वरी देवी सबको खाना परोसती है। मजा आ गया, आज का खाना तो जबरदस्त है। तान्या, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये सब गीता ने सिखाया है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। नहीं जेठानी जी, तुमने मेहनत की है, अब तो तुम बहुत अच्छा बनाने लगी हो। भाभी, याद है पहले आपको रसोई में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब देखो। सब हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद पूरा परिवार छत पर जाकर आतिशबाजी देखता है। तान्या का बेटा तालियां बजाता है। आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। मेरे पास सब कुछ है, 2 बेटे, 2 बेटियां और एक प्यारा पोता। माँ जी, मुझे माफ कर देना और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दिल से अपनाया। मैं दोबारा कोई गलती का मौका नहीं दूंगी। माँ जी, परिवार तो ऐसा ही होता है, गलतियां होती हैं, लेकिन प्यार से सब ठीक हो जाता है। माँ, हम बहुत खुश नसीब है कि हमें ऐसी बहुएं मिली। रात के अंधेरे में दियों की रोशनी चमकती है। परिवार साथ खड़ा था, खुश और संपन्न। अब तान्या की सास ने सीखा कि अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं आंकी जाती, असली अमीरी तो दिल की होती है। गीता की सादगी और ईमानदारी ने परिवारों को जोड़ दिया और तान्या को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अब वो सब एक थे, एक परिवार, एक इकाई, जहां प्यार और सम्मान सबसे ऊपर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता पैसों से नहीं, दिल की सफाई से बनता है, और जब परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। माँ, माँ आपको क्या हो गया? माँ, माँ उठो ना, माँ, माँ कुछ तो बोलो।
कितनी बार बोला था कि माँ जी सस्ते नशे मत किया करो, पर नहीं, माँ जी ने मेरी एक नहीं सुनी। अरे मैं तो माँ जी को पौवा लाने के लिए भी पैसे देती थी, पर माँ जी है कि पौवा लाने की जगह अगरबत्ती उठाकर ले आती थी। अरे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहू। अरे एक बार मैंने एक बीड़ी का बंडल लाके दिया था, पर कहती थी इसमें वो बात का जो अगरबत्ती में है। बीड़ी पीने से तो होंठ काले होते हैं, पर अगरबत्ती खाने से तो मुंह से सुगंध आती है। आखिर ये सब क्या हो रहा था और लोग अगरबत्ती की बात क्यों कर रहे थे? ये लोग उस लाश पर अगरबत्ती खाने का इल्जाम क्यों लगा रहे थे? जानने के लिए चलते हैं 1 महीने पहले। माही की रोहित से अभी शादी हुई थी और शादी के बाद माही ने अपने घर को काफी अच्छे से संभाल लिया था। माही जैसी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर सुनीता के मानो भाग्य ही खुल गए थे। माही सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती। ऐसे ही एक दिन, आय हाय, क्या जला दिया बहू। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। देखिए कैसे क्या करती है। पूरे घर को महका रखा है तूने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनीता अपनी बहू को बार बार आवाज लगाती है, लेकिन माही अपनी सास की बातों का एक भी जवाब नहीं देती। और कुछ देर बाद वो आरती की थाली लिए अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को आरती लेने के लिए कहती है, माँ जी आरती ले लीजिए। क्या बहू, तू जानती भी है मैं तुझे कितना आवाज लगा रही थी, लेकिन तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। माफ करना माँ जी, पर मैं पूजा कर रही थी और मैं पूजा के समय किसी की भी बातों का कोई जवाब नहीं देती हूँ। अब क्या ही रखा है इस पूजा पाठ में? बिना मतलब के तू अपना समय बर्बाद करती है यहाँ पर। माँ जी, पूजा में ही भक्ति है और भक्ति में ही शक्ति है। पूजा करने से तो आत्मा को शांति मिलती ही है। मैं तो कहती हूँ माँ जी, आप भी पूजा पाठ किया करो। ना ना बहू, तू ही कर इस पूजा पाठ को। हाँ। अच्छा ठीक है, पर फिलहाल आरती ले लीजिए, मुझे रोहित के लिए खाना भी बनाना है। अपनी बहू की बात सुनकर सुनीता आरती लेती है और सोफे पर बैठ जाती है। तो वहीं माही भी पूजा की थाली को मंदिर में रखकर खाना बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद अब सभी सुबह का नाश्ता करके अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। माही अपने कमरे में सो रही होती है, तो वहीं घर की मंदिर में एक औरत जाती है और मंदिर में रखी अगरबत्ती को अपने हाथों में लेकर वहाँ से भाग आती है। शाम को जब माही सोकर उठती है और शाम को वो पूजा करने जाती है, तो देखती है कि मंदिर में अगरबत्ती नहीं है। अरे ये क्या, मंदिर से अगरबत्ती कहाँ गायब हो गई? मैंने सुबह ही तो यहीं रखी थी। माँ जी से पूछती हूँ, क्या पता माँ जी ने अगरबत्ती कहीं रख दी हो ताकि मैं पूजा ना कर सकूं। वैसे भी इस घर में मुझे छोड़कर सभी लोग नास्तिक हैं। माँ जी, माँ जी। अपनी बहू की तेज आवाज सुनकर सुनीता हॉल में आती है और अपनी बहू से कहती है, अरे क्या हो गया? शाम के समय आरती करने की जगह तो इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ जी, मैंने सुबह ही अगरबत्ती का नया पैकेट खोला था, पता नहीं मंदिर से अगरबत्ती कहाँ गायब हो गई। आपने अगरबत्ती को देखा है क्या? अरे भाई, तेरी अगरबत्ती को भला मैं क्यों देखूंगी? और चिंता लेकर तो ऐसे पूछ रही है जैसे मानो वो कोई अगरबत्ती नहीं बल्कि तेरी खुद की औलाद हो। माँ जी से तो अभी तक कुछ बोलना ही बेकार है। इससे अच्छा है कि माँ जी से कुछ कहो ही मत। माँ जी, अब वो अगरबत्ती मिल नहीं रही है, तो क्या आप बाहर से मेरे लिए अगरबत्ती ले आएंगी? क्या बहू, तू भी ना जाने मुझे क्या क्या लाने को कहती है। ला दीजिए ना माँ जी। बहू के बार बार बोलने पर सुनीता अपनी बहू की बात मान लेती है और बाहर से अगरबत्ती लेकर आ जाती है। माही भी अब पूजा कर रात का खाना बनाती है। देर रात जब रोहित घर आता है तो सभी खाना खाकर सो जाते हैं, पर तभी एक बार फिर कोई मंदिर में जाता है और अगरबत्ती को लेकर जाने लगता है। लेकिन उसी समय माही
उस इंसान को पकड़ लेती है जो मंदिर से अगरबत्ती को चुरा रहा था। कौन हो तुम और मेरे मंदिर में क्या कर रही थी? बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही उसका शॉल हटाने की बार बार कोशिश करती है और आखिरकार वो उसका शॉल हटा ही देती है, जिसे हटाने के साथ ही माही देखती है कि उस शॉल में कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की सास ही थी। माँ जी, आप यहाँ अगरबत्ती मतलब क्या कर रही थी? कहीं मंदिर में अगरबत्ती गायब करने वाले आप ही तो नहीं? नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। सुनीता जैसे ही अपना मुंह खोलती है वैसे ही उसके मुंह से अगरबत्ती की खुशबू आने लगती है। माँ जी, आपके मुंह से अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अगरबत्ती खाई हो? ये कैसी बात कर रही है बहू? मैं भला अगरबत्ती क्यों खाऊंगी? अरे भला अगरबत्ती कोई खाने की चीज होती है क्या? हाँ माँ जी, अगरबत्ती खाई नहीं जाती है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अगरबत्ती खा ली हो? सुनीता अपनी बहू का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। अपनी सास की ऐसी चुप्पी देखकर माही समझ जाती है और वो अपनी सास को रोककर कसम देती है। माँ जी, आपको मेरी कसम है, सच सच बताओ, आप अगरबत्ती खा रही थी ना? मैं अगरबत्ती खाती हूँ क्योंकि मुझे अगरबत्ती की खुशबू और टेस्ट दोनों ही अच्छे लगते हैं। पर माँ जी, अगरबत्ती इंसान के शरीर के लिए जहर होती है। उसमें केमिकल होता है, वो आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है। बहू, मुझे मत सिखा, समझी? अब हट यहाँ से। और हाँ, कान खोल कर सुन ले। जैसे लोगों को और चीजों का नशा करने का शौक है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी अगरबत्ती खाने का शौक है। तेरी सास अगरबत्ती खाने की शौकीन है, समझी? इसलिए अब मेरे और मेरी अगरबत्ती के बीच में आने की जरूरत नहीं है तुझे। माँ जी, अगर आपको नशा करना है तो कीजिए, मैं आपको पौवे के पैसे दूंगी, पर आप ये अगरबत्ती मत खाइए। सुनीता अपनी बहू का कोई जवाब नहीं देती और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। देखिए कैसे क्या करती है। वहाँ से चली जाती है तो वहीं ये सब दूर खड़ा रोहित सुनता है, पर वो कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन माही अपने पति को रात की सारी बात बताती है, जिस पर रोहित कहता है, माही, रात में मैंने माँ की और तुम्हारी सारी बात सुन ली थी और रात ज्यादा हो रही थी, इसके कारण मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। रोहित अब अपनी माँ के पास जाता है और बात करता है, पर सुनीता किसी की एक नहीं सुनती और अगरबत्ती का सेवन करती रहती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुनीता का अगरबत्ती खाना काफी बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन सुनीता अगरबत्ती खा रही होती है, तभी उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है? बहू, मैं सुनीता अपनी बहू को आवाज तक नहीं लगा पाती और वहीं अपना दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद जब माही बाहर हॉल में आती है तो अपनी सास को इस तरह जमीन पर पड़ा देख वो हैरान रह जाती है। माही अब अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास की गर्दन अपने पैरों पर रखकर जोर जोर से रोती है। उसके रोने की आवाज से पूरा मोहल्ला उसके घर में इकट्ठा हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू, तूने रोहित को फोन किया? नहीं आंटी जी, मैंने किसी को फोन नहीं किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। अच्छा रुक, मैं अभी रोहित को फोन कर उसको यहाँ बुलाती हूँ। माँ, ये क्या हो गया माँ आपको? माँ बोलो ना माँ। कितनी बार बोला था कि माँ जी सस्ते नशे मत किया करो, पर नहीं, माँ जी ने मेरी एक नहीं सुनी। अरे मैं तो माँ जी को पौवा लाने के लिए भी पैसे देती थी, पर माँ जी है कि पौवा लाने की जगह अगरबत्ती उठाकर ले आती थी। अरे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहू। अरे एक बार मैंने एक बीड़ी का बंडल ला के दिया था,
पर कहती थी इसमें वो बात का जो अगरबत्ती में है। बीड़ी पीने से तो होंठ काले होते हैं, पर अगरबत्ती खाने से तो मुंह से सुगंध आती है। अगरबत्ती एक जहर है, ये जानते हुए भी सुनीता ने किसी की एक नहीं सुनी और उसका अंजाम उसको अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। सुनीता इस दुनिया से चली जाती है, पर वो अपने पीछे अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ जाती है। भीमलाल कहने को तो मधुपुर गांव का मुखिया था, लेकिन एक नंबर का मूर्ख। कोई भी उसे पागल बनाकर चला जाता था। उसकी इसी मूर्खता से उसके पिता भैरव सिंह और पत्नी दामिनी बहुत परेशान थे। लाख समझाने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन गांव के लोग पंचायत ऑफिस के सामने खड़े भीमलाल का इंतजार कर रहे होते हैं कि कुछ देर बाद भीमलाल वहां आ जाता है। आज का क्या मामला है, शुरू किया जाए? मुखिया जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। अब आप ही कोई समाधान निकालिए, मैं क्या करूँ? इसमें समाधान क्या निकालना है? जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ करती है तुम भी उसके साथ वही करो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा कहने का मतलब है तुम्हारी पत्नी तुमको परेशान कर रही है तो तुम भी उसको परेशान करो, हिसाब बराबर। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? ऐसे कौन फैसला सुनाता है? पहले हमारी पूरी बात तो सुनिए। नहीं नहीं, मुझे अभी और भी बहुत सारे काम है। मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने के लिए समय नहीं है। मैं तुम्हें मूर्ख दिखाई देता हूँ क्या, जो मुझे बार बार एक ही बात समझाए जा रहे हो? समझने की क्या जरूरत है, तुम तो हो ही मूर्ख, वरना ऐसा फैसला करते ही नहीं। देखिए मुखिया जी, बिना पूरी बात जाने और बिना कोई सही फैसला किए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। जाने दो मुखिया जी को, उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। और आज का जमाना ही ऐसा है, जैसे को तैसा देना, तभी लोगों की अकल ठिकाने आती है। सही कहा हरिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भीमलाल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद भीमलाल की पत्नी दामिनी मंदिर से घर लौट रही होती है। तभी वो देखती है कि हरिया की पत्नी जख्मी हालत में घर के बाहर खड़ी होकर दरवाजा पीट रही है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे घर के बाहर क्यों खड़ी हो इतनी धूप में, और दरवाजा क्यों पीट रही हो? मुखियाइन जी, ये सब मुखिया जी की वजह से हो रहा है। पता नहीं उस मूर्ख इंसान के साथ आप कैसे रह रही हैं। उसके जैसा मुखिया पाकर ये गांव तो अंधकार में डूब गया है। देखो, तुम थोड़ा तमीज से बात करो। ये मत भूलो कि वो मेरे पति हैं और इस गांव के मुखिया भी। इसी बात का तो दुख है मुखियाइन जी कि उसके जैसा मूर्ख इंसान हमारे गांव का मुखिया है। क्या हुआ? क्या किया है उन्होंने? आज पंचायत थी। मेरे और मेरे पति के बीच बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने सोचा शायद पंचायत और मुखिया जी से मुझे कुछ सहारा मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें दुखी कर रही है तो तुम लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। देखिए कैसे क्या करती है। उसे दुखी करो। चले गए वहाँ से। और ये क्या बात हुई? जी, उनके ऐसा कहने के बाद मेरे पति को पंचायत का भी श्रेय मिल गया है, जिसकी वजह से मेरे पति मुझे और परेशान कर रहे हैं, मुझसे मारपीट कर रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद दामिनी जोर से दरवाजे को पीटती है और हरिया जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने मुखियाइन को देखकर डर जाता है, जिसके बाद वो उसे डराती धमकाती है। इसके बाद हरिया अपनी पत्नी को घर के अंदर ले आता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर अपने पति से कहती है, मूर्खता की भी हद होती है। मैंने क्या किया है? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? आज सुबह पंचायत में आपने क्या मूर्खता दिखाई? क्या हुआ बहू? अब इस मूर्ख इंसान ने क्या कर दिया? पिताजी, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप इनसे मुखिया की कुर्सी वापस ले लीजिए और आप उस पर बैठिए, वरना किसी दिन इनकी मूर्खता की वजह से गांव वाले इन्हें बहुत मारेंगे।
हुआ क्या है बहू? दामिनी भैरव सिंह को सभी चीजें बताती है जो उसने मंदिर से आते वक्त देखी थी, जिसे सुनने के बाद भैरव सिंह कहता है, देखो भीमलाल, अभी भी समय है, अपनी मूर्खता पर ध्यान दो, वरना तुमसे तुम्हारी मुखिया की कुर्सी छीन जाएगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। एक दिन भीमलाल सोने की गिन्नियां लेकर सुनहार के यहाँ से लौट रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में अपने गांव का एक चंद्र नाम का आदमी मिलता है, जिसे देखकर भीमलाल बोलता है, चंद्र, तुम यहाँ कैसे? तुम तो शहर में नौकरी करते हो। हाँ मुखिया जी, आज ही गांव लौट कर आया हूँ किसी काम से। ये आपके हाथ में क्या है? ये तो सोने की गिन्नियां हैं, पिताजी ने मंगवाई हैं, वहीं लेने आया था, अब घर जा रहा हूँ। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो भाई? मैं भी तो शहर से सोने की गिनियां ही खरीदने आया था, और आप मुझे सोने की गिनियों के साथ मिल गए। तो अगर आपको ये सौदा मंजूर हो तो पैसे ले लो और अपनी सारी गिनियां मुझे दे दो। और आप तो इसी गांव में रहते हो, आप तो बाद में भी खरीद लोगे। और मैं तो बाहर रहता हूँ, मुझे बार बार आना जाना पड़ेगा, तो थोड़ा देख लीजिए। वैसे बात तो ये सही कह रहा है, इन कुछ गिन्नियों के बदले मुझे इतने सारे पैसे मिल जाएंगे, और क्या चाहिए? पिताजी भी खुश हो जाएंगे। मुझे बहुत मूर्ख बोलते हैं ना, आज उनको भी पता चलेगा कि मेरे पास कितना दिमाग है। अरे मुखिया जी, इतना समय नहीं है सोचने का। लेनी है तो ले लीजिए पैसे और दे दीजिए मुझे गिनिया, नहीं तो मुझे सोनार की दुकान पे जाना पड़ेगा और मैं वहाँ जाके खरीद लूंगा। मैं तो सोच रहा था आपका फायदा हो जाए, इसलिए मैं कह रहा था। तुम तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस सोचने में लगा था और तुम चलते बने। हाँ तो बताइए ना मुखिया जी, आप मुझे पैसों के बदले सोने की गिनिया दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? बिल्कुल दे रहा हूँ भाई, इतना पैसा मिलने के बाद कौन नहीं देगा। मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूँ जो इतना अच्छा सौदा हाथ से जाने दूं। समझने की क्या जरूरत है, तुझ जैसे मूर्ख इंसान को जो गांव वाला ना जाने वो तो सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। और तो और उस गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता जिस गांव का मुखिया तुझ जैसा हो। ये की ना आपने ईमानदारी वाली बात। चंद्र इतना कहकर अपनी नोटों की गड्डियां मूर्ख भीमलाल को थमाकर और उससे सोने की गिनियां लेकर वहां से चला आता है। और भीमलाल खुशी खुशी घर लौटता है, जहां भैरव सिंह दूसरे गांव के सरपंचों के साथ बैठा बातचीत कर रहा होता है। तभी वो नोटों की गड्डियों को उसके सामने रखकर कहता है, देखिए पिताजी, आज मैंने कितने दिमाग वाला काम किया है, आज आपको भी मुझ पर नाज होगा। ऐसा भी क्या करके आ गया तू, जिससे ये साबित हो जाएगा कि तू मूर्ख नहीं है बल्कि अक्लमंद है? पिताजी ये देखिए कितने सारे पैसे, ये सारे के सारे पैसे आज मैं कमा कर लाया हूँ। कहाँ डाका डालाया? गांव का मुखिया होकर कहीं चोरी तो नहीं कराया तू? पिताजी मैं मूर्ख हूँ क्या? बताने की जरूरत नहीं है, पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा मूर्ख मुखिया है। तू ये सब छोड़ और बस इतना बता, पैसे कहाँ से लाया तू और सोने की गिनिया कहाँ है? पिताजी सोने की गिन्नियां मैं लेकर आ रहा था, लेकिन फिर मुझे गांव का एक आदमी मिल गया, चंद्र। मैंने उसे सारी गिन्नियां बेच दी और बदले में इतने सारे पैसे ले आया। क्या? तूने इतने से पैसे में 2000 सोने की गिनियां बेच दी? आज तो तूने साबित कर दिया कि तेरे जैसे मूर्ख आदमी को मुखिया बनाकर मैंने ही गलती कर दी। पिताजी मुझे क्यों सुना रहे हैं आप? मूर्ख तो मैं तब होता ना जब मैं गिन्नियां फ्री में दे आता, लेकिन मैं तो गिन्नियां बेच कर आया हूँ और बदले में पैसे भी लेकर आया हूँ। भीमलाल की बात सुनकर उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे मारने के लिए उठ जाते हैं। तभी सरपंच उसे रोक लेते हैं और उन पैसों की गड्डियां लेने का सुझाव देते हैं, जिसे मानकर वो जैसे ही नोटों की गड्डियों को उठाता है, उसमें आगे और बीच के नोट असली होते हैं, बाकी सारे नोट नकली। ये देखकर भैरव सिंह कहता है, अभी भी कुछ कहने को बाकी है क्या? अरे मूर्ख इंसान, ये सारे पैसे नकली हैं।
देख तो लेता एक बार। तू तो इस गांव का मुखिया कहलाने लायक भी नहीं है, वरना तू तो अपने साथ साथ पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। पिताजी, वो मैं पता नहीं कैसे फिर से मूर्ख बन गया। पिताजी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे कृपया करके माफ कर दो बस। कभी नहीं, कभी नहीं। तुझे इस मामले में कोई माफी नहीं मिलेगी। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि सुधर जा, अपनी मूर्खता कम कर। तू मुखिया है, लेकिन तूने नहीं माना, अपनी मूर्खता दिखाता गया और आज तेरी कुर्सी जाने के कगार पे है। और इस बार तूने अपने साथ साथ कई गांव के सरपंचों का नुकसान करवाया है। इसलिए सबकी रजामंदी के साथ मैं तुझे इस पद से हटाता हूँ और बाकी आप लोग जो इसे सजा देना चाहते हो दे सकते हो। भैरव सिंह के इतना कहते ही सभी सरपंच मिलकर भीमलाल की बहुत धुलाई करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अपनी मूर्खता के चक्कर में भीमलाल अपनी मुखिया की कुर्सी भी गंवाता है और साथ ही अपनी इज्जत भी।